Good morning, students. Today we will continue our fourth chapter of civics, working institutions. And now you can understand that how our institutions works in our country. Which institutions we have learned? First, we have learned about legislature. Then we will learn about executives, and today we will learn about the judiciary. There are different institutions, they work together for smooth running of our government. So the first is legislature. And what is the work of legislature? The work of legislature is make laws for the country. And for this, the legislature or this institution is divided into two parts, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha is also known as House of People and Rajya Sabha is known as Council of States, and President is the integral part of legislature. Understand? And second is executives. The laws which were made by the parliament execute by the executives. And who are the executives in our country? The executives are Prime Minister and Council of Ministers. And this Council of Ministers is again divided into three parts: Cabinet Ministers, State Ministers and lower state ministers. And today the third institution we learn, and that is known as the judiciary. सुप्रभात बच्चों, आज हम हमारा चौथा लेसन नागरिक शास्त्र का पढ़ रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं. अभी तक हमने संस्थाओं का कामकाज में अभी तक हमने देखा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका. व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल है? व्यवस्थापिका में है लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है संसद का. और संसद किस तरह कार्य करती है और क्या कार्य करती है? तो संसद का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना, और इसीलिए इसको कहा जाता है व्यवस्थापिका. और व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उसको लोगों पर लागू करने का काम जो करते हैं उसको कहा जाता है कार्यपालिका. और कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? कार्यपालिका में होता है प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो मंत्री होते हैं, ये किस में? ये भी तीन भागों में विभाजित होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर. और स्टेट मिनिस्टर और नीचे उनको बहुत जो मिनिस्ट्री बहुत कम इसकी होती है वो पद उनको दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है कार्यपालिका. अब तीसरी इंस्टीट्यूशन या तीसरी संस्था जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे उसको कहा जाता है न्यायपालिका. अब न्यायपालिका में मैं आपको एक चार्ट दे रही हूँ. उस चार्ट के द्वारा आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से भारत की न्याय व्यवस्था कार्य करती है. जो चार्ट में दिखा रही हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो. पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में. द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया is divided. First, the Supreme Court. After Supreme Court, High Courts. High Courts of States. And High Courts of States again divided into subordinate courts of the district. Now, subordinate courts of the district again divided into three parts: civil courts, court of sessions and revenue courts. Civil courts again divided into district judges, additional district judges, civil judges class 1 and civil judges class 2. Then
कोर्ट ऑफ सेशंस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, short form CJM. And these chief judicial magistrate again divided into two parts: judicial magistrate class 1 and judicial magistrate class 2. Revenue courts divided into revenue board, then commissioner, then collector, and then tehsildar. This is the chart I am giving you how the judicial system of India is working. बेटा अब हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका किस तरह से हमारे देश में कार्य करती है। तो सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय फिर विभाजित होता है राज्य के उच्च न्यायालयों में, और राज्य के उच्च न्यायालय फिर विभाजित होते हैं जिनको कहा जाता है सबऑर्डिनेट न्यायालय, किसके? शहरों के। आ गया यहाँ तक समझ में? अब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट फिर से तीन न्यायालयों में विभाजित होते हैं। पहला होता है सिविल न्यायालय। ये सिविल न्यायालय उसको कहा जाता है जहाँ पे सारे हमारे संपत्ति से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं। उन मामलों की सुनवाई जहाँ होती है उनको कहा जाता है सिविल न्यायालय। दूसरा आता है कोर्ट ऑफ सेशंस। सेशन कोर्ट्स में वो सारे मामलों की सुनवाई होती है जो गुनहगारी से संबंधित होते हैं। अब आप लोगों को पता ही है गुनाह कितने प्रकार के होते हैं। लूट, खून खराबा, डकैती, मारपीट, और गुनहगारी से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उन सब की सुनवाई होती है सेशन कोर्ट्स में। यहाँ पे बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता कि सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट क्या होता है, इसलिए बता रही हूँ कि सिविल कोर्ट में संपत्ति से संबंधित और सेशन कोर्ट में गुनहगारी से संबंधित। और तीसरा कोर्ट होता है रेवेन्यू न्यायालय। रेवेन्यू न्यायालय में कौन कौन शामिल होता है? तो रेवेन्यू बोर्ड होता है, फिर कमिश्नर के बाद कलेक्टर, और कलेक्टर के बाद तहसीलदार। और इस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था हमारे देश में कार्य करती है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? आप लोगों को अगर इस चार्ट में कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी इज कंसिडर्ड essential for democracies. All the courts of different levels in a country put together are called the judiciary. The Indian judiciary consists of a Supreme Court for the entire nation, high courts in the states, district courts, and the courts at local level. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एकदम स्वतंत्र और शक्तिशाली है, और ऐसी इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्र और शक्तिशाली न्याय व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए।
तो ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो अलग अलग भागों में विभाजित है, और वो कैसे विभाजित है वो चार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम देखते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय किन किन मामलों की सुनवाई करता है। तो सबसे पहले डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, सेकेंड बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, थर्ड between two or more state governments, and fourth between governments at the union and state level. It is the highest court of appeal in civil and criminal cases. It can hear appeals against the decisions of the high courts. अब सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मामले जा सकते हैं। तो सबसे पहला बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नागरिकों के आपस के मतभेद। दूसरा बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, एक तरफ राज्य सरकार और उसके विरुद्ध आम आदमी, ऐसे कोर्ट भी, ऐसे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में जाते। दूसरा बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, अब दो राज्य एक तरफ और उसके अगेंस्ट दूसरा राज्य, ऐसे मामले की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में होती है। और सबसे आखिरी में एक तरफ राज्य सरकार और एक तरफ केंद्र सरकार, ऐसे मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होती है। और सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की जाती है। अपील यानी क्या, अगर शहरी न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय अगर किसी मामले में उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, पर लोग उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, वो लोग सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो अपील का मतलब होता है कि एक न्यायालय ने दिया गया निर्णय अगर पसंद नहीं है तो दोबारा उसकी सुनवाई के लिए जो मामले न्यायालय में जाते हैं उसको कहा जाता है अपील।